my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session deal with all the committees. Last time में हमने committees और commissions पढ़े थे प्रायर इंडिपेंडेंस यानी कि प्री इंडिपेंडेंस, उसी का ये सेकंड पार्ट है. आज हम आगे के जो कमिटीज एंड कमीशन जो हमारे रह गए थे उसको हम डील करने वाले हैं. ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा आपको फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड, आई होप आपने देखा होगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, और अगर आज की वीडियो से अगर कोई डाउट होगा आपको रिलेटेड टू एनी टर्म जो आपको समझ नहीं आई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड अब आज हम इवनिंग में क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इवनिंग में क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा हमें रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी से लेके वर्धा स्कीम डिस्कस करने वाले हैं. वर्धा स्कीम के साथ साथ हम यहाँ पे सैडलर कमीशन को डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हरतोक कमेटी, साप्रो कमेटी, अवार्ड वुड रिपोर्ट जो 1937 में आई थी, और इसके साथ साथ सर्जन रिपोर्ट जो 1944 में आई थी, इन सबको आज डिटेल में डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक अगर हम रिवाइज करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो हमने लास्ट सेशन में हमने हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी कि हायर एजुकेशन हमें क्यों चाहिए और हायर एजुकेशन किस तरीके से एक इंसान को कॉम्पिटेंट बनाता है, उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, उन्हें पर्सन्स को क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए उसको सक्षम बनाता है. तो ये सब कुछ हमने पढ़ा. इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन है वो किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस हमें देती है, कितने टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जो कि एजुकेशन को डिसेमिनेट करते हैं. तो 3 लेवल पे था. आईशी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस है जो कि आपको एजुकेशन डिसेमिनेट करते हैं, हायर एजुकेशन डिसेमिनेट करते हैं. इसके साथ साथ हमने ये देखा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टाइप्स क्या क्या थे. आपको पता होगा कौन कौन से टाइप्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के. यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कौन कौन से टाइप थे. सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आती है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आती है. इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कई कॉलेजेस जो एफिलिएटेड होते हैं किसी सर्टेन यूनिवर्सिटी से, जो कि यहाँ पे कोर्स तो रन कर सकते हैं, लेकिन जो डिग्री है वो यहाँ पे किसी कॉलेज से एफिलिएटेड होके अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. ऑटोनोमस कॉलेजेस हमने देखा कि पूरी ऑटोनॉमी होती है, सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं. डीम टू यूनिवर्सिटी का हमने ये क्राइटेरिया देखा था कि अगर एक यूनिवर्सिटी है वो डीम टू यूनिवर्सिटी बनना चाहती है, उसके लिए 20 साल तक का उसको एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, वहाँ पे अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए. ठीक है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया. इसके साथ साथ हमने स्टोरी के फॉर्म में सुना. स्टोरी की फॉर्म में क्या सुना था कि यहाँ पे जो चार्टर एक्ट है वो क्यों आया था अपनी एग्जिस्टेंस में. चार्टर एक्ट के बाद अल्फास्टाइन रिपोर्ट आई, लॉर्ड मकॉले ने अपनी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस देते हुए यहाँ पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की थी. वुड डिस्पैच ने एक तरह का डिस्पैच दिया था कि किस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए. यहाँ पे इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 3 यूनिवर्सिटीज़ को हमें यहाँ पे गठित करना चाहिए, मद्रास में, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में. ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था. इसके साथ साथ हंटर कमीशन और यूनिवर्सिटी कमीशन हमने डिस्कस की, और नेशनल एजुकेशन ऑफ एजुकेशन. आज है ये हमारा ये रेजोल्यूशन है. ये मेनली आपका जो रेजोल्यूशन है ये आपका यहाँ पे आया था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के बाद. ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के बाद 1906 के बाद यहाँ पे जो रेजोल्यूशन आया था आपका वो क्या था, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर था. तो ये रेजोल्यूशन क्या बात करता है, तो फ्रेंड्स ये आपकी जो एक तरह की पॉलिसी है जो यहाँ पे रिकमेंड करती है कि यूनिवर्सिटी को यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहिए अपना एक प्रोविंस. ठीक है, और यहाँ पे जो टीचिंग एक्टिविटीज यहाँ पे होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटीज में, उसको यहाँ पे एनकरेजमेंट की जरूरत है. ठीक है, ये हमें रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया. ठीक है, ये क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, एक तरह का एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, एक तरह की पॉलिसी है जो फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए उसका ये सजेशन आपको देता है. इसमें कई तरीके के सजेशंस आपको प्रोवाइड किए थे रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी में. यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर लेते हो ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो. हाँ ठीक है, यहाँ पे आपके कई तरीके की सजेशंस थे कि किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. यहाँ पे ट्रेनिंग कॉलेजेस
बनाने की बात की गई, मतलब ट्रेनिंग कॉलेजेस में जो काम करने हैं उसको इम्प्रूवमेंट की बात की गई। उस समय के दौरान वहाँ पे 5 तरीके के ऐसे टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस थे जो काम करते थे, जैसे कि मद्रास में, कुसांग में, इलाहाबाद में, लाहौर में और जबलपुर में। ठीक है, तो इस रेजोल्यूशन में ये बताया गया कि यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे टीचर को इस तरीके से ट्रेनिंग दे जाओ कि वो हर एक एक्सपेक्ट को डील करे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है वो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्या करो, जो मैन की जो एबिलिटी है, उनके एक्सपीरियंस, और यहाँ पे हायर उन्हें ट्रेनिंग दो ताकि उनकी एबिलिटी बढ़े, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड करो। यहाँ पे कॉलेजेस को इक्विप करो ट्रेनिंग कॉलेजेस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, ड्यूरेशन जो है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो 2 साल की है यहाँ पे ये रखो, और 1 साल यहाँ पे 1 ईयर आप किसके लिए रखो, ग्रेजुएट्स के लिए रखो। कोर्स क्या है, कोर्स वुड बी कंप्राइज नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स विच अंडरलाइन द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड सम डिग्री ऑफ द टेक्निकल स्किल्स। यहाँ पे कहा कि जो कोर्स आप टीचर ट्रेनिंग को के लिए बना रहे हो, उस कोर्स में ये इंश्योर करो कि उन टीचर्स को आर्ट ऑफ टीचिंग आए। ठीक है, उनको पढ़ाना आए बच्चों को। अब यहाँ पे ये भी एक तरह का क्राइटेरिया है कि हर कोई टीचर अच्छा पढ़ा नहीं सकता। टीचर्स की क्वालिटी ही होती है कि जो बच्चों को इजीली चीजें कॉम्प्रीहेंड करवा सके। तो इजीली कॉम्प्रीहेंड कराने के लिए टीचर को आर्ट ऑफ टीचिंग आना बहुत ही जरूरी है कि वो किस तरीके से अपने कंटेंट को डिलीवर करे बच्चों के सामने, वो इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पाए। तो वो आर्ट ऑफ टीचिंग टीचर्स के अंदर डालो, इंकलकेट करो। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करो, टेक्निकल स्किल्स भी टीचर्स के अंदर डालो। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रेनिंग टीचर को दो। यहाँ पे कोर्स था जो यूनिवर्सिटी डिग्री है और डिप्लोमा का कल्मिनेट करने की बात की गई, और इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्लोज लिंक होना चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिस में। ठीक है, थ्योरी में और प्रैक्टिस में यहाँ पे क्लोज लिंक होना चाहिए। जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिस में भी अपनाना चाहिए। टीचर्स को बोले कि वो यहाँ पे जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स है वहीं पे स्कूल हो, ताकि वो इजीली यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए। अब जैसे कि आप देखोगे बीएड की आप 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। बीएड में क्या होता है, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप जनरली देखोगे जो बीएड इंस्टीट्यूट्स है उसी के पास में स्कूल अवेलेबल होता है। स्कूल क्यों अवेलेबल होता है, ताकि टीचर्स इजीली उन्हें कहीं जाना ना पड़े, वो अपने टीचिंग प्रैक्टिस को यहाँ से ही शुरू कर पाए। ठीक है, नियर बाय ही वो कर पाए, उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। कन्वीनियंट के लिए इन्होंने सजेशन दिया कि कन्वीनियंस के लिए टीचर्स की प्रैक्टिस के लिए स्कूल के साथ अटैच कर दो उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस जहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रही है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन में सजेस्ट किया था। इसके साथ साथ यहाँ पे कहा कि स्कूल्स को ना फुली इक्विप करो वेल ट्रेन टीचर्स के साथ। ठीक है, ताकि टीचर्स इजीली वो पढ़ा पाए बच्चों को। वेल ट्रेन टीचर्स यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने एक और चीज यहाँ पे बताई थी कि देयर शुड बी अ क्लोज लिंक बिटवीन द ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड द स्कूल सो दैट स्टूडेंट्स डू नॉट नेग्लेक्ट द मेथड्स लर्न इन द कॉलेज and the students should be occasionally brought together again and inspecting the staff and the training colleges authority should try that influence of the colleges felt in the schools। यानी कि यहाँ पे कहा कि जहाँ पे टीचर यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है, किस तरीके से वो ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ओकेजनली बुलाना चाहिए और उन्हें इंस्पेक्ट करना चाहिए कि जो ट्रेनिंग जो सीखी है वो सही से इम्प्लीमेंट हुई, बच्चों पे भी नहीं रिजल्ट निकला कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये बताया। इसके साथ साथ ट्रेनिंग स्कूल्स की बात की। ट्रेनिंग स्कूल्स क्या थे कि यहाँ पे रेजोल्यूशन ही रिकमेंड करे कि यहाँ पे मोर ट्रेनिंग स्कूल्स खोलने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली इन बंगाल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब पार्टीशन हो गया था पूरी तरह से, बंगाल का यहाँ पे पार्टीशन हो गया था, तो बंगाल में अपने ही स्कूल्स वो खोलने लगे। ठीक है, कितने सारे इंस्टीट्यूट्स उन्होंने खोले, टैक्टिकल इंस्टीट्यूट्स खोले, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे खोले थे कि सही तरीके से उनकी यहाँ पे चलती जाए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वहाँ पे खुली थी। तो उस दौरान में पर्टिकुलरली ये देखा गया कि यहाँ पे और ट्रेनिंग स्कूल्स लेकर आने की जरूरत है जहाँ पे हम टीचर्स को यहाँ पे ट्रेन कर पाए। ठीक है, वही चल रहा है पूरा, उसी सीक्वेंस पे ये चल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल स्कूल्स थे पर मोस्टली द बोर्डिंग स्कूल्स विद स्टूडेंट्स विद वर्नाक्युलर एजुकेशन कम फॉर ट्रेनिंग एंड वर गिवन द स्टाइपेंड्स। यहाँ पे क्या बात की गई कि यहाँ पे जो वर्नाक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए,
वर्डिकुलर एजुकेशन यानी कि उन्हीं की ही नेटिव लैंग्वेजेस में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। रेजोल्यूशन ने यहाँ पे रिकमेंड किया था कि मिनिमम कोर्स होना चाहिए वो 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। और मेंशन ये किया कि जो कोर्सेज की जो ट्रेनिंग है स्पेशली जो सूट करे टीचर्स को वही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिकमेंड किया और सजेशन किया कि ये जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर की नीड्स है यहाँ पे केटर हो सके, ठीक है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन ने कहा कि हमें जो सिलेबस आपने बनाया है इसको रीथिंक करने की जरूरत है, यानी कि इसके अंदर और इम्प्रोविजन की जरूरत है ताकि हम फ्यूचर की नीड्स को केटर कर पाए, ठीक है। तो ये इन्होंने पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट की बात की, रीथिंकिंग की यहाँ पे बात की थी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि कई तरीके की फील्ड ऑफ टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है, बीटी डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए ग्रेजुएट टीचर्स के लिए उनके पास, ठीक है। टेक्निकल की डिग्री होनी चाहिए टीचर्स के पास, ये रिकमेंड करा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेजोल्यूशन के वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉलेजेस लोकेटेड थे मॉफिसल टाउन में उसको डेवलप करने की बात की थी, ठीक है। मॉफिसल टाउन में यानी कि ईस्ट इंडिया के दौरान वहाँ पे कई कॉलेजेस यहाँ पे रिकमेंड किया था कि इसको भी खोलो, ठीक है। उस ड्यूरेशन में तो कौन कौन सी रिकमेंड किए थे, न्यू यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कौन कौन सी बनाई गई थी वो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे बनारस बनाई गई, ठीक है। बनारस भी इसी टाइम पे आया, बनारस एंड मैसूर में, ठीक है। बनारस एंड मैसूर यहाँ पे बात की गई कि बनारस और मैसूर में टीचिंग यूनिवर्सिटी में इनको कन्वर्ट कर दो, टीचिंग यूनिवर्सिटी यहाँ पे डेवलप करो 1916 में। इसके साथ साथ यहाँ पे पटना में, बनारस में, मैसूर में, पटना में SNDT विमेन कॉलेज, SNDT विमेन कॉलेज, ये सब कुछ उसी टेनवर में आए थे। विमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक मिनट, विमेन यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ यहाँ पे आए थे। इसके अलावा हैदराबाद में 1918 इसके दौरान इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे मॉफिसल टाउन में जो कॉलेजेस वहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे इनको टीचिंग यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट किया जाए। बनारस और मैसूर, पटना, हैदराबाद, SNDT, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली टीचिंग यूनिवर्सिटीज में डेवलप करने की बात की गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको रेजोल्यूशन समझ आया होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सैडलर कमीशन आई थी। सैडलर कमीशन जो कि दूसरे नाम से भी पॉपुलर है, इसको हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ये 1917 में आई थी। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, इन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसे डिग्री कॉलेज से सेपरेट कर दो, ठीक है। सेपरेशन की बात की, इंटरमीडिएट कॉलेजेस है, इंटरमीडिएट जो एजुकेशन है उसको आप जो कॉलेजेस है डिग्री कॉलेजेस से उससे आप सेपरेट कर दो। और यहाँ पे सजेस्ट किया कि स्पेशल सिलेक्शन होना चाहिए, स्पेशल सिलेक्शन कमेटी आपको बैठाना चाहिए जो यूनिवर्सिटी में आप टीचर्स अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टीचर रैंडमली उठ के नहीं पढ़ा सकता, यूनिवर्सिटीज में इस सिलेक्शन कमेटी वहाँ पे बैठाओ ताकि वो चयन कर सके कि कौन कौन से टीचर्स यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा पाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किया गया। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देख लो। सैडलर कमीशन ने के जो चेयरमैन कौन थे, ये माइकल सैडलर थे, ठीक है। यहाँ पे 1917 में ये बने थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट सर माइकल सैडलर। इन्हीं के नाम से ही ये सैडलर कमीशन बनी थी जो चेयरमैन थे, ठीक है। और यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था, चेयरमैनशिप अंडर लेट सर माइकल सैडलर, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा आफ्टर मार्टिकुलेशन स्टूडेंट यानी कि 12वीं के बाद जो पास हो जाते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में और फ्रॉम द इंटरमीडिएट कॉलेज है तो इनको अलग सेपरेट करने की बात की गई और इनको बताया कि यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दो, इनको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दो आर्ट्स में, साइंस में, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टीचिंग एक्सेट्रा में, ठीक है। यहाँ पे जो कॉलेजेस है यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के रूप
आप रन करो और इनको क्या करो, अटैच करो सिलेक्टेड हाई स्कूल से, ठीक है। जैसे कि जो मान लो 12वीं पास करके गए, तो वो 12वीं पास करने के बाद जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस में वहीं पे वो शिक्षा ले पाए, आर्ट्स, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन आप रन कराओ, स्कूल्स को अटैच कर दो इन इंस्टीट्यूशन से, ये बात की। इसके अलावा यहाँ पे ये रिकमेंड किया जो कमीशन ने कि यहाँ पे सेपरेट बोर्ड होना चाहिए, किसके लिए, सेकेंडरी के लिए और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए सेपरेट बोर्ड होने की जरूरत है। और यहाँ पे ड्यूरेशन क्या थी डिग्री कोर्स की, उसको लिमिट कर दो 3 साल की। अब जैसे डिग्री कोर्स आप देखोगे 3 साल ही होती है, ज्यादा से ज्यादा 4 साल हो जाते हैं, अगर इंटीग्रेटेड देखे तो वो 5 साल हो जाते हैं। लेकिन उस समय ये कहा गया कि जो डिग्री की जो ड्यूरेशन है आप 3 साल कर दो, ठीक है। और ऑनर्स को आप क्या करो, डिस्टिंक्ट करो रेगुलर पास कोर्स से, ठीक है। इनको अलग करो, ऑनर्स कोर्सेज को, इसको डिस्टिंक्ट करो किससे, रेगुलर पास कोर्सेज से। इसके साथ साथ जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस है उनको ज्यादा आप एनकरेजमेंट दो, ठीक है, क्योंकि ये आपके खुद ही सिलेबस बना पाए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, सिलेबस बना रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं, तो उनको ऑटोनॉमी दो। तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को आप ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करो। इसके साथ साथ यहाँ पे बात की गई यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड रेजिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटीज को आपको एनकरेज करने की जरूरत है, ठीक है। विमेन एजुकेशन के बारे में बात की गई। स्पेशल बोर्ड ऑफ एजुकेशन विमेन एजुकेशन जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई कि वहां स्टैब्लिश करो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रोविजंस होने चाहिए फैसिलिटीज कैसे, ट्रेनिंग टीचर्स और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात की गई, ठीक है, ट्रेनिंग टीचर्स को। इसके अलावा यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क किया हुआ है, सैडलर कमीशन ने 1917 में ये भी सजेस्ट किया कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को स्प्रेड कर पाए और लिटरेसी लेवल जो हमारी कंट्री में कम है उसको वो रेज कर पाए, उसे इंक्रीज करे। तो इन 5 साल में यानी कि 1916 से 21 में 7 नई यूनिवर्सिटीज बन गई थी, 7 नई यूनिवर्सिटीज यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई होप ये आपको पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है और ये मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए फाइंड आउट किया है, ठीक है। इसको लिख लो। सैडलर कमीशन में यानी कि 1917 में यहाँ पे 5 जो यूनिवर्सिटीज है वो गठित की गई थी। 5 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी यहाँ पे 5 साल में? 7 यूनिवर्सिटी कौन सी थी? पटना यूनिवर्सिटी थी, मैसूर यूनिवर्सिटी थी, बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डेक्का यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और ओसामिया जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके नाम से जानी जाती है। तो ये 7 नई यूनिवर्सिटी सैडलर कमीशन ने रेकमेंड की थी कि इनको खोलो और तब से ये अभी तक ही चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे कई तरीके के इंडिविजुअल्स कॉलेजेस को सेटअप कराने की बात की, जैसे कि जी के कार्वे जो कि पुणे में है, इस्टेब्लिश है। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे 1916 में, और विश्व भारती यानी कि जो श्री निकेतन में है, ठीक है, वो इस्टेब्लिश की गई रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। तो ये बात की गई थी, ये सजेस्ट किया था इस रेजोल्यूशन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे केप आई थी, कल आपको पता होगा केप क्या है, सेंट्रल वैली बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जो कि सेटअप की गई थी 1920 में। तो केप क्या है? ये एक तरह की एडवाइजरी है कि किस तरीके से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को काम करना चाहिए, एडवाइस करती है ये। तो ये फ्रेंड्स ये सेटअप हुई थी 1920 में, लेकिन ये अबॉलिश कर दी गई थी क्योंकि फंडिंग इशू था, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो ये अबॉलिश कर दी गई थी 1923 में, ठीक है। और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एजुकेशन को क्या किया, प्रोविंशियल यानी कि स्टेट सब्जेक्ट कराने की बात की गई, ठीक है। सो एज टू मिनिमाइज द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे क्या होता था, सारा का सारा जो जिम्मा होता था वो गवर्नमेंट के पास होता था। तो उन्होंने कहा कि आप प्रोविंशियल कर दो, स्टेट को भी जिम्मेदारी दो कि वो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर सके, सिर्फ कंट्रोल आप गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। तो प्रोविंशियल बनाने की बात की गई, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को प्रोविंशियल बनाने की बात की गई। और केब आई थी 1920 में, ठीक है, केब यहाँ पे आई थी। ये लिख लो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको
सैडलर कमीशन से रिलेटेड ये रिकमेंडेशन देखने हैं जो आपको बताया कि सेपरेशन की बात की गई थी सैडलर ने, और ये किसकी अंडर चेयरमैनशिप हुई थी, माइकल सैडलर के चेयरमैनशिप में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अपॉइंटमेंट हुआ था 1917 में। इसके अलावा इन्होंने बात की गई कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दो, टीचर ट्रेनिंग को यहाँ पे बढ़ावा दो। इसके साथ साथ आप क्या करो, जो इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन है और जो पास होके आते हैं और उन इंटरमीडिएट कॉलेजेस में उनको एडमिशन कराओ ताकि वो आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग और टीचिंग से रिलेटेड एजुकेशन वो प्राप्त कर पाए। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस रन कराओ, ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके साथ साथ यहाँ पे 7 तरीके की यूनिवर्सिटीज की स्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी। कहाँ है, जो पटना है, पटना यूनिवर्सिटी है, मैसूर यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, डेक्का यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है और ओसामिया यानी कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ विश्व भारती जो शांति निकेतन है वहां पे उसको स्टैब्लिश किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, तो ये सेंट्रल कमीशन ने सजेस्ट किया था ये एस्टेब्लिशमेंट। इसके अलावा केव यहाँ पे आई थी 1920 में, जो कि 1923 में अबॉलिश कर दी गई थी ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सेंट्रल कमीशन से रिलेटेड चीजें लिख सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, एक तो हमने रेजोल्यूशन पढ़ा, ठीक है, रेजोल्यूशन के अलावा हमने यहाँ पे सेंट्रल कमीशन को डिटेल में डिस्कस किया। अब बारी आती है हरतोग कमेटी की। ठीक है, हरतोग कमेटी ये 1929 में आई थी। ठीक है, 1929 में आई थी। सर फिलिप जोसेफ हरतोग कमेटी अपॉइंट की गई थी बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये अपॉइंट की गई थी ताकि वो सर्वे कर पाए किस तरह से ग्रोथ हो रहा है एजुकेशन का इंडिया में। तो ग्रोथ को जांचने के लिए, उसको सर्वे करने के लिए स्पेशली हरतोग कमेटी आई थी 1929 में। ठीक है, किसके नाम पे पड़ी थी, सर फिलिप जोसेफ हरतोग कमेटी के नाम से ही जाना जाता था। जो यहाँ पे कमेटी थी, जो हरतोग कमेटी थी, ये डिवोट करती थी ज्यादा से ज्यादा अटेंशन टू मास एजुकेशन देन दी सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये कहती थी यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है, अटेंशन देने की जरूरत है मास एजुकेशन पे, ना कि सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे। तो यहाँ पे हरतोग कमेटी ने हाईलाइट किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है वेस्टेज की और स्टैग्नेशन की एजुकेशन की प्राइमरी लेवल। ये इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि क्योंकि वो सर्वे कर रहे थे सारे के सारे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन का हमारे इंडिया में, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज हो रही है, वेस्टेज हो रही है और ठहराव आ गया एजुकेशन में, वो प्राइमरी लेवल पे आ चुका है। इसको सुधारने की हमें जरूरत है। हरतोग कमेटी सेटिस्फाई नहीं थी यहाँ पे न्यू जो इंट्रोड्यूस करना ऑनर्स कोर्सेज का, और यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि ड्यूरेशन को इंक्रीज करना ये गलत है। ठीक है, इंक्रीज मत करो ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज का बाय 1 ईयर वाज नॉट इनफ। ठीक है, ये कहा पॉइंटेड आउट इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज बाय 1 ईयर वाज नॉट इनफ, ये इन्होंने बात बताई थी। इसके अलावा इन्होंने कहा, रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया था कि जो काफी जो यूनिवर्सिटी है जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है, उनको क्या है, रिसर्च करने की भी जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी को बोलो कि वो रिसर्च वर्क में आए, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करे, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्चेस की कमी है, गुड लाइब्रेरीज की कमी है। तो इन सब कमियों को जांचते हुए इन्होंने कुछ रिकमेंड दिए थे। अब देखो कितने सारे रिकमेंड दे देते हैं ये, लेकिन इन रिकमेंड को इम्प्लीमेंट करना भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। सिर्फ कागजों पे चीजें होना मैटर नहीं करता, उसे ग्राउंड की रियलिटी क्या है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये भी जरूरी होता है। इसलिए रिकमेंड तो हर कोई दे देता है, रिकमेंडेशन दे देते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन को किस तरीके से अप्लाई किया जाए ये बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप आसपास की कंडीशन देखोगे तो इतनी सुधरी नहीं है। कब से यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस देख लो और आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी कमिटीज है, कितने कमीशंस आए, लेकिन जो एग्जैक्टली में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इतना सुधार नहीं आया। हालांकि अभी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें काफी चीजें अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में भी 2030 तक टाइम लगेगा। ठीक है, और अभी 2021 चल रहा है, तो अभी बहुत टाइम लगेगा इन सब चीजों में। ठीक है, इसके अलावा हरतोग कमेटी ने 1929 में क्या रिकमेंड किया, ये रिकमेंड किया था कि यहाँ पे एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन की डिमांड को केटर कर सके। यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को के अंदर टीचर्स को अपॉइंट करो। ठीक है, यूनिवर्सिटी शुड अपॉइंट द टीचर्स फॉर द एफिलिएटेड कॉलेजेस।
यूनिवर्सिटीज क्या करेगी, अपॉइंट करेगी टीचर्स को एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए। यहाँ पे रिकमेंड किया कि कंट्रोल करने की जरूरत है एडमिशन प्रोसेस का यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। जो स्टूडेंट्स है उनके एप्टीट्यूड पे उनको एडमिशन दो। अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हर मास्टर्स लेवल पे, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे, पीएचडी लेवल पे हमेशा एंट्रेंस होते हैं। क्यों एंट्रेंस होते हैं? इसलिए ताकि सही बच्चे का चुनाव किया जाए उस पर्टिकुलर कोर्स पे एडमिशन के लिए। किसी को भी उठा के एडमिशन नहीं दिया जाएगा, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो अपने आप को वहां पे अपना व्यू पॉइंट इजी तरीके से रख पाएगा इंटरव्यू में, या फिर एप्टीट्यूड स्केल उसका अच्छा होगा, उसी को एडमिशन देने की बात की गई, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके मेरिट बेसिस पे तो कोई भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मेरिट में अगर मान लो 90% बच्चा मार्क्स लेके आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। इंटेलिजेंसी तब देखी जाती है कि उसके अंदर एप्टीट्यूड कैसा है, स्किल्स कैसी है, कॉम्पिटेंसी कैसी है। अगर मान लो यहाँ पे 90% नहीं आया, लेकिन जब वो मुंह खोले तो उसे कुछ नहीं आता, आप उसको यहाँ पे एनरोल करेंगे, या फिर इस ऐसे पर्सन को जो कि अपना क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया लेके पास हुआ है, हालांकि डिस्टिंक्शन है, उतना पास हुआ है, लेकिन जब वो मुंह खोले तो उससे उसकी कॉम्पिटेंसी पता चले, स्किल्स पता चले, तो आप उसको एडमिशन देंगे। तो तभी क्या होता है, यहाँ पे एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है, कि इंटरव्यू तभी मैंडेटरी किया गया कि राइट पर्सन को उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल किया जाए, ठीक है, उनकी बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज के बेसिस पे। ये रिकमेंड किया था हरतोग ने, जो कि आज तक चलता आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हरतोग कमेटी ने एजुकेशन जो रिकमेंड की थी फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एंड कमर्शियल एजुकेशन। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड की कि आप क्या करो, टेक्निकल और कमर्शियल एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दो, क्योंकि यहाँ पे कई तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट स्थिति थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करोगे टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करके, कमर्शियल एजुकेशन को प्रमोट करके। इसके अलावा कुछ प्राइमरी एजुकेशन के रिकमेंडेशन दिए थे हमें हरतोग ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्टैग्नेशन आ गया, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, जिसकी वजह से काफी बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो इस ड्रॉप आउट की कंडीशन को रोकने के लिए ये बात की गई कि यहाँ पे क्या करो, जो ड्यूरेशन थी प्राइमरी कोर्स की उसको क्या करो, फिक्स कर दो 4 साल तक, ठीक है, 4 साल तक का उसका टाइम है, ड्यूरेशन उसे फिक्स कर दो। यहाँ पे इम्प्रूव करो, क्वालिटी भी इम्प्रूव करो, सर्विस किस तरीके से हो रही है, सर्विस कंडीशंस क्या है टीचर्स की, उस पर भी निगरानी रखो, उसे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस अच्छा बनाओ प्राइमरी एजुकेशन का, ताकि बच्चा इजिली इंटरेस्ट लेके पढ़ पाए। टीचिंग मेथड्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे होने चाहिए ताकि बच्चा इजिली रिलेट कर पाए। टीचर्स को इस तरीके से ट्रेन करो कि टीचर्स वो मटेरियल्स का एड्स जो टूल्स वो बना रही है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए और बच्चे को यहाँ पे सेंसिटाइज करे, ठीक है। इस तरीके से हरतोग ने ये रिकमेंड किया था। इसके अलावा यहाँ पे रिकमेंड किया है एडजस्टमेंट करो स्कूल आवर्स को और हॉलीडेज को एज पर द लोकल रिक्वायरमेंट्स, और इंस्पेक्शन दो, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दो, इंस्पेक्ट करो स्टाफ को कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी हमारी प्राइमरी के स्तर पे। ये रिकमेंडेशन ये बहुत ही जनरल वे में है और यही रिकमेंडेशन आपको आज भी देखने को मिलेगी, तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा। समझना है, रटना नहीं है, ठीक है, समझ के करना है। फिर आता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन रिकमेंडेशन। सेकेंडरी की बात की गई है तो सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में ये है क्योंकि कमेटी ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पे जो एफर्ट्स जो वेस्ट हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे थे, ठीक है, और मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स में यहाँ पे, तो वो फेल की जो कंडीशन है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर पाए। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या करो, अच्छा करिकुलम स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर करो सेकेंडरी एजुकेशन को केटर करने के लिए। यहाँ पे कमेटी ने पॉइंट किया कि लिबरल प्रमोशन होना चाहिए एक क्लास से दूसरी क्लास ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, और परस्यू होना चाहिए हायर एजुकेशन बाय इनएफिशिएंट और इनकेपेबल स्टूडेंट्स इन लार्ज नंबर्स फॉर द रिस्पांसिबल ऑफ दिस कंडीशन। इन्होंने कहा, अभी आप ये देखो, इन्होंने नोटिस किया कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं यहाँ पे, क्यों यहाँ पे बच्चों को सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे जो प्रमोट का जो सिस्टम है ना, उससे अफेक्ट होके बच्चे यहाँ पास नहीं हो पा रहे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 8वीं तक बच्चों को कोई फेल नहीं करता, उनको वहां पे पास कर दिया जाता है, लेकिन वही 8वीं के बच्चे हैं वो 9वीं में जाके लुढ़कते हैं क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं, बेस ही नहीं होता। तो यही जो हरतोग ने ये
देखा, ऑब्जर्व किया कि बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, एक के बाद एक क्लास में प्रमोट किया जा रहा है, बच्चे को आता कुछ नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा जब 10वीं के और 12वीं के एग्जाम देता है तो उसमें लुढ़कता है, फेल होता है, दूसरे बच्चों के साथ compete नहीं कर पाता। तो ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि लिबरल प्रमोशन की जो स्थिति है इसको आप बंद करो, ठीक है, इसको हटाओ, और ताकि बच्चा वो कॉम्पिटेंट बन पाए, अपना पढ़ पाए और compete कर पाए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने रिकमेंड किया कि आप क्या करो, डाइवर्सिफाई कर दो कोर्सेज को मिडिल स्कूल्स में, ठीक है, ताकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। सिर्फ एक चीज मत पढ़ाओ, डाइवर्सिफाइड कर दो कोर्स को, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट भी बने और बच्चा इजीली पढ़ पाए। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो डाइवर्जन करो मोर बॉयज टुवर्ड्स टेक्निकल और कमर्शियल करियर्स आफ्टर द एंड ऑफ द मिडिल स्टेज। कहा कि आप डाइवर्सिफाई कर दो, बॉयज को ये ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया था, रिकमेंडेशन ऑफ द हरतोग कमेटी 1929 वाज एन अटेम्प्ट फॉर द कंसोलिडेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड द हरतोग कमेटी ऑफ 1929 वाज सीन एज अ टॉर्च बेयरर ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, टॉर्च बेयरर क्या है, मतलब जो रास्ता दिखा रहा है गवर्नमेंट्स को कि किस तरीके से इंप्रूव करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। तो हरतोग कमेटी एज अ टॉर्च बेयरर काम करती थी, जो कि एक तरह का अच्छा अटेम्प्ट था कि हम किस तरीके से स्टेबलाइज कर पाए अपनी एजुकेशन को, कंसोलिडेट कर पाए, ठीक है। तो हरतोग कमेटी कैसी थी, टॉर्च बेयरर के नाम से भी जानी जाती थी। ये लिख लो, यहाँ पे लिख देती हूँ, हरतोग कमेटी को टॉर्च बेयरर कमेटी के नाम से भी जानते थे। अगर क्वेश्चन आ जाए टॉर्च बेयरर कौन सी है, यानी कि रास्ता किसने दिखाया था, तो रास्ता यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे हरतोग कमेटी ने दिखाया था कि यहाँ पे आपको जरूरत है इंप्रूवमेंट करने की अपने एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। ये आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब बारी आती है साप्रू कमेटी की। साप्रू कमेटी आपकी 1934 में आई थी, ये देख लो। आई होप आपको ज्यादा मिक्सअप नहीं हुआ होगा क्योंकि इजी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। अगर मिक्सअप हो रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो और फिर वीडियो को पॉज कर देना, फिर आप पढ़ना। अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ी है, रेजोल्यूशन पढ़ी है, सैडलर पढ़ी है, हमने केव के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा, हरतोग कमेटी पढ़ी है, 3 पढ़ ली, ठीक है। अब साप्रू कमेटी के बारे में बात करते हैं। रेडी हो सारे? चलो साप्रू कमेटी की बात करो। 1934 में साप्रू कमेटी आई थी। साप्रू कमेटी ने अपॉइंट हुई थी 1934 में बाय यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट के थ्रू ही साप्रू कमेटी यहाँ पे अपॉइंट की गई थी, क्योंकि इन्होंने बताया कि यूपी में ना कई तरीके के केस है अनएम्प्लॉयमेंट के। यूपी में सबसे ज्यादा केस देखने को मिले अनएम्प्लॉयमेंट में। क्यों? इसलिए दी भाई क्योंकि वहां जो एजुकेशन है वो सही अप टू द मार्क बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वहां पे जनरेट हो रही है। इसके अलावा कमेटी ने सजेस्ट किया कि इस अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को आप केटर कर पाते हो अगर आप डाइवर्सिफाइड कोर्सेज लेकर आ जाओ सेकेंडरी स्टेजेस पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, उसे इंट्रोड्यूस करो और वन ऑफ दिस लीडिंग टू द यूनिवर्सिटी डिग्री, और आप क्या करो, उसे लीड करो यूनिवर्सिटी डिग्री में। इसके अलावा इन्होंने बात की कि जो इंटरमीडिएट स्टेज है स्टेज को उसे अबॉलिश करो और जो सेकेंडरी स्टेज है उसे एक्सटेंड कर दो 1 साल तक का, ठीक है। ये कमेटी ने यहाँ पे सजेस्ट किया था साप्रू कमेटी ने, क्योंकि साप्रू कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो यूपी गवर्नमेंट है वहां पे काफी केसेस देखने को मिले अनएम्प्लॉयमेंट के। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को किस तरीके से केटर कर पाए और किस तरीके से वहां पे बच्चों को प्रिपेयर कर पाए अपने भविष्य के लिए, वोकेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कुछ सजेशंस हमें दिए थे, कमेटी ने कुछ सजेशन दिए थे। इसके साथ साथ इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की। वोकेशनल ट्रेनिंग दो यहाँ पे बिगेन कर दो लोअर सेकेंडरी स्टेजेस पे, यानी कि लोअर सेकेंडरी स्टेजेस पे देखोगे यानी कि 6ठी से लेके 8वीं तक यहाँ पे लोअर सेकेंडरी स्टेजेस में बच्चों को क्या करो, इंटर्नशिप्स करवाओ, वोकेशनल ट्रेनिंग दो। अब जैसे अब यहाँ पे देखोगे, रिलेट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जो NEP जो 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसके अंदर भी ये बता दिया कि आप क्या करो, आप लोअर सेकेंडरी गेट पे इंटर्नशिप्स करवाओ बच्चों को, ताकि इंटर्नशिप्स करें, वोकेशनल ट्रेनिंग ले और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति यहाँ पे कम हो और स्किल्स बच्चे ज्यादा सीखे, ठीक है।
तो ये वहीं से ही एक पॉइंट उठाया गया है और वोकेशनल ट्रेनिंग को मैंडेटरी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिग्री कोर्सेज है यूनिवर्सिटी को उसको एक्सटेंड कर दो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल तक उसको एक्सटेंड कर दो जो डिग्री कोर्सेज को। ये हमें किसने बताया? साप्रो कमेटी ने हमें बताया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा बारी आती है अबॉर्ड की, अबॉर्ड वुड रिपोर्ट। अब ये अबॉर्ड वुड रिपोर्ट क्या है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अबॉर्ड वुड रिपोर्ट है ये आई है परसुएशन में। ठीक है, परसुएंस में रेजोल्यूशन के, जो कि 1935 में आया था और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, तो उसके अंदर 2 तरीके की एडवाइजरीज, यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजरीज आई थी। कब? कौन कौन सी? एक अबॉर्ड थी और एक वुड थी। ठीक है, इसको यहाँ पे इनवाइट किया गया 1936 में, ताकि गवर्नमेंट को एडवाइस कर पाए कि किस तरीके से हम यहाँ पे एजुकेशनल का रीऑर्गेनाइजेशन करवा पाए और पर्टिकुलरली जो वोकेशनल एजुकेशन की कंडीशन है उसको हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, अबॉर्ड और वुड रिपोर्ट को क्या थी जो 1937 में आई थी? ये जो रेजोल्यूशन था हमारा, जो 1935 में जो रेजोल्यूशन यहाँ पे आया था, तो उस रेजोल्यूशन को यहाँ पे यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर 2 तरीके की एक्सपर्ट एडवाइजरी यहाँ पे बैठाई गई, अबॉर्ड और वुड। और अबॉर्ड और वुड को ये जिम्मा दिया गया कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि हम किस तरीके से यहाँ पे जो वोकेशनल एजुकेशन की प्रॉब्लम है उसको हम इम्प्रूव कर पाए और उसे रीऑर्गेनाइज हम कर पाए एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, वुड रिपोर्ट थी, ये 1937 में सबमिट की गई थी और इन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे। क्या सजेशन दिए थे? कि कंप्लीट हायरार्की ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूशन पैरेलल विद द हायरार्की ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग द जनरल एजुकेशन। यहाँ पे क्या बताया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड रिपोर्ट ने बताया, अपनी रिपोर्ट में ही सजेस्ट किया कि जो यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको आप पैरेलल कर दो जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि अगर साथ साथ चलेंगे तो बच्चा क्या करेगा? यहाँ पे एजुकेशन लेगा और एक तरफ में उसको वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपनी ट्रेनिंग वो ले पाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर पाएगा? यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पैरेलल कर दो अपने जनरल एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे न्यू टाइप ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बढ़ाने की बात की गई, जैसे कि पॉलिटेक्निक आया था अबॉर्ड वुड रिपोर्ट के रिजल्ट के दौरान। इन्होंने ये रिकमेंड की थी कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक बनाने की जरूरत है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनाना है, तो यानी कि पॉलिटेक्निक उनको घोषित कर दो। पॉलिटेक्निक में सारी की सारी टेक्नोलॉजी वो बच्चों को दो, ताकि वो वोकेशनल एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है उसके साथ हम डील कर पाए। ठीक है, तब यहाँ पे पॉलिटेक्निक आया था अबॉर्ड वुड रिपोर्ट के सजेशंस के बाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे प्रोविंसेस स्टार्ट कर दो, यानी कि स्टेट में कई तरीके की इंस्टीट्यूशंस बनाओ जो कि टेक्निकल एजुकेशन देते हो, कमर्शियल एजुकेशन देते हो, एग्रीकल्चर और हाई स्कूल्स जैसे आप क्या करो, नॉन लिटरेरी कोर्सेज इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना चालू कर दो। लिटरेरी कोर्सेज यानी कि जो स्पेसिफिकली डिसिप्लिन के अंदर आते हैं। डिसिप्लिन यानी कि सोशियोलॉजी की डिग्री दे रहे हैं, फिलोसफी की डिग्री दे रहे हैं, एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, तो इन डिग्री से, इन लिटरेरी कोर्सेज से हटके यहाँ पे आप नॉन लिटरेरी कोर्सेज दो, यानी कि आप टेक्निकल चीजें पढ़ाओ, कमर्शियल और एग्रीकल्चर चीजें बच्चों को दो, ताकि वोकेशन की जो प्रॉब्लम है उसके साथ हम डील कर पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैपेबल बन पाए, ट्रेनिंग ले पाए और अर्न कर पाए अच्छा खासा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हमारी 2 रह गई, वर्धा स्कीम रहती है और इसके साथ साथ हमारी सर्जेंट रहती है, इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वर्धा स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैंने आपको आज जितनी भी कराई है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसको सीक्वेंस वाइज याद करना है। ठीक है, कौन सी पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी, सीक्वेंस वाइज आपको देखना है और सीक्वेंस वाइज ही आपसे ये पूछी जाती है। ठीक है, सीक्वेंस इसका बिगाड़ना नहीं है, जिस सीक्वेंस में आपको बताया है उसी सीक्वेंस में आपको इसको करते जाना है, क्योंकि आपको पता है स्टोरी के फॉर्म में हमने सीखा है और किस तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन कमिटीज का, इन रिपोर्ट का गठन हुआ था, तो वो स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में ही रखना है। इसको
अलग नहीं करना, ठीक है। जो स्टेप आपको बताया, जिस सीक्वेंस में बताया उसी सीक्वेंस में आपको रखना है, नहीं तो ऐसे स्टोरी का लिंक खराब हो जाएगा और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या है, ये 1937 में आई थी। तो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन है, ये 1937 में आई थी, जिसको हम नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली आउटकम था महात्मा गांधी जी की थिंकिंग का एक तरह से आउटकम था। तो इन्होंने वर्धा स्कीम को बनाने का सजेशन दिया था। तो इस वर्धा स्कीम के अंदर क्या होता था, इन्होंने ये बताया कि हमें एजुकेशन को क्या करना चाहिए, एजुकेशन को एक तरह से अफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ये हमें महात्मा गांधी जी ने बताया। इसके अलावा यहाँ पे वर्धा स्कीम कैसे आई थी ये देख लेते हैं। 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने अज्यूम किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन की 7 मेजर प्रोविंसेस में इंडिया के, और उन्होंने कंसंट्रेट किया कि देयर अटेंशन ऑन द एजुकेशन रिफॉर्म। मतलब सबसे पहले 1937 में कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि किस तरीके से एजुकेशन यहाँ पे होना चाहिए। स्पेसिफिकली यहाँ पे कंसंट्रेट किया गया, अटेंशन दी गई एजुकेशन रिफॉर्म्स पे। यहाँ पे अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ महात्मा गांधी तो कुछ रेजोल्यूशंस थे वो अडॉप्ट किए गए। तो महात्मा गांधी जी ने क्या क्या बताया, महात्मा जी ने बताया यहाँ पे कि जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, नेशन वाइड स्केल पे हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए हमारे एजुकेशन का, वो मदर टंग में होना चाहिए। जो नेटिव भाषा वो बोलता है उसी भाषा में हमें एजुकेशन को डिसेमिनेट करना है। अगर उड़िया बोलता है तो वो उड़िया ही भाषा में उसको पढ़ाओ, अगर हिंदी बोलता है हिंदी भाषा में पढ़ाओ, यहाँ पे बंगाली बोलता है बंगाली में पढ़ाओ, ठीक है, गुजराती है तो गुजराती लैंग्वेज में पढ़ाओ। तो नेशन यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए मदर टंग लैंग्वेज में ही उसका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये बात की गई कि जो एजुकेशन है जो आप दे रहे हो वो प्रोडक्टिवली वर्क करनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया गया कि आप जो हाथ से जो बनी जो चीजें हैं, हाथ से बनी जो स्किल्स है, हैंडीक्राफ्ट है, उसको आप प्रमोट करो, ठीक है। प्रोडक्टिव वर्क को आप यहाँ पे इम्प्रूव करो। इसके अलावा यहाँ पे नेमोरेशन की बात की गई, टीचर्स को नेमोरेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए। ये इसका आउटकम ये निकला कि यहाँ पे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो चेयरमैन बन गए थे इस कमेटी के, और उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने ये इंश्योर किया कि ग्राउंड लेवल पे हो जाए, मतलब ये इम्प्लीमेंट हो जाए सारी की सारी जो सजेशंस दिए यहाँ पे, तो ये सब कुछ इस स्कीम के अंदर आ जाए और सब ये सारी की सारी चीजें मिलने लग जाए। तो कमेटी जो अपॉइंट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर हुसैन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर्मुलेट करी एक तरह की स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन इन इंडिया, जोगती के नाम से जानते हैं, और इस रिपोर्ट को सबमिट किया था बाय कमेटी, और पब्लिश कब हुई थी, ये 1938 में ये पब्लिश हुई थी, जिसको हम वर्धा स्कीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पड़ी थी वर्धा स्कीम। कमेटी ने तो यहाँ पे रेकमेंड कर दिया था, मिनिस्ट्री ने यहाँ पे रेकमेंड किया था, महात्मा गांधी जी के विचार थे कि इस तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए। तो जाकिर हुसैन के चेयरमैनशिप में यहाँ पे स्कीम निकल कर आ गई थी, वर्धा स्कीम, ठीक है, वर्धा स्कीम निकल कर आ गई थी। और इस वर्धा स्कीम के अंदर सारे के सारे जो गांधी जी ने की जो थिंकिंग थी कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो इसमें इम्प्लीमेंट कराया गया इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, स्कूल्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, प्रमोट करना है क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन को, जैसे कि स्पिनिंग होगी, वीविंग होगी, इनको प्रमोट करने की जरूरत है। हैंडक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा हथकरघा स्किल्स को यहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बताया कि जो सेकेंड रिपोर्ट थी इंक्लूड करती थी एग्रीकल्चर, वुड क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट और अदर बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स, ये भी इंक्लूड करने की बात की गई। इसके अलावा जो वर्धा स्कीम जो बेसिक एजुकेशन कहते हैं, वर्धा स्कीम और बेसिक एजुकेशन, इसके अंदर ये जो चीजें आपको लिखी हुई है ये पढ़ लो। क्या क्या बात की गई थी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 से लेकर 14 साल तक, क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, वीविंग वगैरह ये बच्चों को कराओ, मैनुअली बच्चा वर्क कर पाए, प्रोडक्टिवली कर पाए। इसके अलावा सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। तो इंश्योर करनी चाहिए डिग्निटी ऑफ लेबर अलॉन्ग विद द लाइवलीहुड,
फॉर द स्टूडेंट्स आफ्टर लीविंग स्कूल्स, ठीक है। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नेटिव होना चाहिए, जिस भाषा में, जिस मदर टंग में वो बोलता है, जो वो भाषा बोलता है उसी में उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे को ज्यादा ही क्लैरिटी ऑफ आइडिया हो, अपनी डेवलप कर पाए, अच्छी प्रिसीशन चीजों को परसीव करने की टेंडेंसी वो इम्प्रूव कर पाए, डेवलप कर पाए। आइडिया ऑफ सिटीजनशिप होना चाहिए, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए ताकि बच्चा डिग्निटी के साथ, एफिशिएंसी के साथ कोऑपरेटिव कम्युनिटी में रह पाए, एडजस्ट कर पाए। इसके अलावा फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक ही करिकुलम यहाँ पे बनाना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। और टीचर्स को रेमुनेशन देने की बात की गई। इसके अलावा प्रिस्क्राइब किया गया कि यहाँ पे बच्चे को फियर ऑफ एग्जामिनेशन ना हो, तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर, इंटरेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। इंग्लिश यहाँ पे इंक्लूड नहीं था करिकुलम में, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे इंक्लूड नहीं था। यहाँ पे हिंदी मैंडेटरी की गई थी, इंग्लिश नहीं थी, यहाँ पे हिंदी मैंडेटरी की गई थी। इसके अलावा गांधी जी ने मैथमेटिक्स पे जोर दिया, सोशल स्टडीज पे जोर दिया था, पेंटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और बेसिक क्राफ्ट पे जोर दिया था। इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है वर्धा स्कीम से रिलेटेड। तो आई होप ये आपको आज का समझ आया होगा कि वर्धा स्कीम से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब बारी आती है सर्जन रिपोर्ट को देख लेते हैं। ये हमारी लास्ट रिपोर्ट है, ये सबसे लास्ट में आई थी। इसके बाद अगर आपको देखनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी आई थी, जैसे कि कोठारी कमीशन यहाँ पे आई थी, जो मुदालियर कमीशन यहाँ पे आई, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे आई, यहाँ पे एनपीसीआई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आई थी 1986 और 68 वाली, ठीक है। मुदालियर आई थी, राधा कृष्ण कमीशन आई थी, और काफी चीजें यहाँ पे आई, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे आया था। तो वो सब कुछ मैंने अपने पहले ही डिस्कस किया हुआ है अपने सेशन में। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखना है तो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आगे की भी सारी मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। इसके अलावा सर्जन रिपोर्ट देख लेते हैं, ये लास्ट है। सर्जन रिपोर्ट क्या कहती है, 1944 में जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था एजुकेशन का, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट जारी की थी पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट पे, ठीक है, जिसको हम सर्जन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इस सर्जन रिपोर्ट में विजुअलाइज किया गया कि किस तरीके से हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को यूनिवर्सल कर सकते हैं, कंपलसरी कर सकते हैं, और फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं दोनों को, गर्ल्स और बॉयज को, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंस दी कि यहाँ पे जो मेजर कंसर्न था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मेजर कंसर्न यही था कि जो हायर एजुकेशन है, कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। क्वांटिटी तो आप कर सकते हो, 2 साल तक का ट्रेनिंग कोर्स करवा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, लेकिन क्वालिटी कहाँ है, क्वालिटी सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था इस सर्जन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और इन्होंने कहा कि वुमेन एजुकेशन पे अभी तक कोई बात नहीं की, अगर बात की तो वो कम स्तर पे की गई है। तो इस वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दो, वोकेशनल एजुकेशन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दो। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई जॉब्स नहीं है अदर देन क्लर्क्स, क्लर्क्स के अलावा यहाँ पे कोई और जॉब्स नहीं है, तो जॉब्स जनरेट करने की जरूरत है हमें, ठीक है, यहाँ पे। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको क्या करना चाहते हैं, वो फॉरेन जाना पड़ता है डिग्री के लिए। तो ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो डिग्री है बच्चे वो यही कर पाए, फॉरेन जाने की जरूरत ना पड़े, हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर ना जाए, अपने घर में ही, अपनी कंट्री इंडिया में ही वो एजुकेशन ले पाए। तो ये कुछ मेजर कंसर्न थे सर्जन रिपोर्ट के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। इम्प्लीकेशन यही था कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्लर्क बन रहे हैं बच्चे, सिर्फ क्लर्क का ही यहाँ पे जो एजुकेशन, जो जॉब्स है सिर्फ क्लर्क की ही रह गई है। तो सिर्फ बच्चा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इतना पढ़ के क्लर्क बने, कुछ और भी ऑप्शंस होने चाहिए बच्चों के लिए, तो ये भी बढ़ावा देने की बात की गई, ठीक है। ये कुछ रिकमेंड किए थे सर्जन रिपोर्ट ने। सर्जन रिपोर्ट ने कहा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना चालू कर दो, यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशंस जो बॉयज है गर्ल्स के लिए, तो वो अपना टीचिंग प्रोफेशन खुद चुन सके, तो इस तरीके से आप उन्हें छूट दे, सिर्फ क्लर्क ना बने और भी चीजें कर पाए। रिफ्रेशर कोर्सेज को प्लान किया गया, सजेस्ट किया कि 2 साल तक का जो कोर्स है प्री प्राइमरी का और जूनियर बेसिक स्कूल्स का, वो कर दो, और 3 साल का कोर्स आप सीनियर बेसिक स्कूल्स के लिए आप 3 साल तक का कोर्स यहाँ पे कर दो। वही बात है कि 2 साल तक की बीएड कर दो। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जेबीटी हो जाता है, ठीक है, जेबीटी हो गया,
जूनियर बेसिस पे 2 साल का कर दो, और जो सीनियर बेसिस पे जो पढ़ा रहे हैं आफ्टर हाई स्कूल तो उसको 3 साल तक का कोर्स आप कर दो, 3 ईयर का कोर्स यहाँ पे आप कर दो। जो नॉन ग्रेजुएट टीचर्स हैं हाई स्कूल में, उनको ये मैंडेट कर दिया गया कि 2 साल तक की उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और 1 साल तक की अगर वो ग्रेजुएट है तो 1 साल तक उनकी टीचर ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, ताकि वो कॉम्पिटेंट बन पाए और अच्छे से बच्चों को डील कर पाए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सपोर्ट किया था कि स्कूल को यहाँ पे विजिट करना है, डिस्कशंस को, ठीक है, एक्सपीरियंसेस को, ट्रेनिंग, इंटरेस्ट यहाँ पे जगाना है एजुकेशन में। ठीक है, और यहाँ पे रिवाइज पे स्केल होने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स अट्रैक्ट हो और वो टीचिंग प्रोफेशन में ज्वाइन कर पाए। तो ये आपको सर्जेंट रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। मेन कंसर्न क्या था, विमेन एजुकेशन की बात नहीं थी, वोकेशनल एजुकेशन का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, सिर्फ क्लर्क की नौकरी थी, तो क्लर्क की नौकरी ना लेकर ये छूट दो कि बच्चा हायर एजुकेशन ले और अपना हिसाब से वो बने जो वो बनना चाहता है, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जनरेट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करो। इसके साथ साथ यहाँ पे सर्जेंट रिपोर्ट ने ये रिकमेंड किया कि यहाँ पे जो इंडिया में ही आप हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दो, ताकि बच्चा बाहर ना जाए एजुकेशन लेने के लिए, इधर ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये सेशन पहले वाले सेशन के कंटिन्यूएशन में है जो हमने कल किया था, उसी की कंटिन्यूएशन में आज हमने 6 कमिटी रिपोर्ट वगैरह और हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मुझे प्लीज फीडबैक प्रोवाइड कीजिएगा कि सेशन आपको अच्छा लगा, फ्रूटफुल था आपके लिए, आपके डाउट्स क्लियर हो कि नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक है पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 में भी ये पूछा जाता है। मैंने सारी की सारी कमिटी कमीशंस करा दी है, प्री इंडिपेंडेंस जो अभी आप पढ़ रहे हैं सारी हो गई है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी वो भी मैंने करवा दी है। मेरे इस चैनल पे आप देख सकते हो, ठीक है, चैनल पे देख सकते हो, वो अवेलेबल है, सब कुछ मैंने यहाँ पे करवा दिया। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा, यू कैन प्रोवाइड मी अ फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे एट होम। थैंक यू।